Welcome to Monica Tutorial Classes. This is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। आज हम कर रहे हैं +2 की बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? आपको अब तक पता चल चुका है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, है ना, कि क्या कहते हैं। एक हमने उसकी कॉमन सी जो डेफिनेशन जो बेस्ड थी उसके फंक्शंस पे, व्हाट वाज दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ टू प्लानिंग, टू ऑर्गेनाइजिंग, टू स्टाफिंग, टू डायरेक्टिंग एंड टू कंट्रोलिंग। ये थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो कम्प्लीटली इसके किस चीज़ पर बेस्ड है, सारी की सारी वो बेस्ड है इस पर कि उसके फंक्शंस, यही हमारे मेन उसके 5 फंक्शंस होते हैं। अब तक आपने एक चीज़ और भी देखी कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह अप्लाई होता है। हम इस चीज़ को भी कर चुके हैं, चाहे वो एक प्लेग्राउंड है, चाहे वो आपका स्टडीज़ है, चाहे वो घर है या बिज़नेस है, हर जगह आप उसको यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होते हैं? आज हम देखते हैं कि जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। काम बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो उनको चलाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारा गाइड कर सके हम लोगों को। अब वो गाइडलाइंस हमारी क्या हैं? वो हमारे सिद्धांत हैं। यही सिद्धांतों को ही हम क्या कहते हैं, ये एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि टाइम एंड अगेन ऐसा ऐसा होता चला जाता है, उसके बेसिस पर हम अपने कुछ गाइडलाइंस बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तो अब यहाँ अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स आपको हर चीज़ में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगे। ये इस चीज़ के प्रिंसिपल हैं, ये इस चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं, मिलते हैं ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस हैं, एक फंडामेंटल स्टेट है, एक स्टेटमेंट है या ट्रुथ है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो ये बताता है कि ये का हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसका एक किस्म से आप ये कह सकते हैं रीज़न दे रहा है उस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उसका ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो पता चल गया आपको कि सिद्धांत होते क्या हैं। आए कैसे, मैंने अभी बताया आपको कि हमने ऑब्ज़र्व किया। हम टाइम एंड अगेन देखते हैं, कोई भी हम चीज़ करते हैं, जैसे जैसे नई नई इन्वेंशंस होती हैं, लोग क्या करते हैं, किसी भी जब प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन आती है उसको आप गहराई से देखते हैं, करते हैं, रीजंस ढूंढते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, है ना। फिर जब कहीं जाकर मिलता है, फिर हम देखते हैं कि भी हाँ इस तरीके से है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हम क्या करवाएं, अब तक आप 10th तक पढ़ते आए हो, 10th तक आपने क्या करे, 6 सब्जेक्ट्स वही हर साल आप पढ़ते आते थे। +1 में आए आप, नए सब्जेक्ट हो गए आपके पास, चाहे आपके पास आर्ट्स है चाहे आपके पास कॉमर्स है, आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। +2 में भी आप क्या करोगे, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप जो आपके पास +1 में थे। अब अगर हम ये करें कि आपको क्या करें कि हमने 2 महीने पढ़ाई एक सब्जेक्ट, फिर 2 महीने हमने आपके 5 चेंज कर दिए, फिर अगले 2 महीने हमने आपके 5 फिर चेंज कर दिए, क्या आप उन सब्जेक्ट को समझ पाओगे? क्या आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से। आप वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप उन्हीं को बारी बारी करते हो, उन्हीं चीज़ों को करते हो, तभी तो हमारा ये एनुअल सिस्टम बनाया गया कि आप वही सिलेबस टाइम एंड अगेन करते हैं, आपको पता चलता है, अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज मिलती है ना। तो फिर हम आगे से तो एक रूल बन जाता है कि भाई हाँ इस तरीके से बच्चा करेगा, इस तरीके से वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसको ये डिग्री दी जाएगी। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर। तो बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है। अगर हम एक व्यक्ति को अलग अलग हर बार काम देते हैं, वो काम अच्छे से नहीं करता, लेकिन अगर वो एक ही काम अच्छे से कर रहा है बारी बारी से, तो उसकी उसमें परफेक्शन बन जाती है। उसे ये पता है कि ये मैं इस तरीके से करूँगा तो ये काम अच्छा भी होगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा, इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। जो प्रॉब्लम आती है वो उसको सोल्यूशन करना भी जानता होगा, तो फ़र्क हो जाएगा ना उस चीज़ का। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे डिराइव हुए हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी होता है। अब जब हम करते हैं, हमारे पास सामने कोई प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं उनके बेसिस पे हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब इनको अब आप समझोगे। अब यहाँ पे जो एक फ़योल है, हेनरी फ़योल, जिसकी मैंने अभी डेफिनेशन भी बोली थी शुरू में, मैनेजमेंट इज़ टू प्लानिंग,
टू ऑर्गेनाइजिंग, टू स्टाफिंग, टू डायरेक्टिंग एंड टू कंट्रोलिंग, वो इन्होंने ही दी थी, हेनरी फ्योल ने। ये एक फ्रांस के बड़े जो पॉपुलर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक बुक बनाई थी, उसका क्या नाम था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और उन्होंने ये बताया कि वो फ्योल ये कहते थे मेनली, कि कहते कि आपको ये नहीं ज़रूरी है कि बहुत लंबी लिस्ट होनी चाहिए, इतने सारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, नहीं, अलग अलग परिस्थितियों में वो बोले कि अलग अलग जो है प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि आपको अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सको, और बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को आप अडोप्ट करने की कोशिश ना करें। तो सबसे फर्स्ट जो इन्होंने दिया, जो ये कहीं भी जनरल प्रिंसिपल्स इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे वो हर जगह अप्लाई हो रहे थे, सामान्य जहाँ भी आप मैनेजमेंट करते हैं हर जगह ये ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये कहा कि जितना काम है उसको आप क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो, कई पार्ट्स हो गए उस काम को, फिर जिसकी जैसी एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी मीन्स कि जो उसको कर सकता है, और जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसको वो सौंपना है, आपको पूरा काम नहीं देना। उस काम के अगर हमने 5 हिस्से बनाए हैं तो वो हमने काम कितने लोगों को देना है, 5 को। अब वो उसको काम को एक अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा, कितने कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे जैसे एक जो पर्सन काम करेगा, धीरे धीरे वो करता चला जाएगा, तो उस काम का वो क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा, और फिर हमें उसकी स्पेशलाइजेशन के वो भी मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए उसने क्या एक एग्जांपल दिया यहाँ पे कि एक फर्नीचर वाला है, 100 हमने उसको बोला कि लेक्चर स्टैंड बनाओ। अब आप ही बताओ कि अगर एक आदमी को हम कहें कि तू एक लेक्चर स्टैंड बना, अकेला बनाने वाला है वो, तो वो सारे के सारे अकेला काम करेगा, हर उसकी जो अलग बनाएगा, टॉप वाला अलग बनाएगा, सेंटर वाला अलग बनाएगा, उनको असेंबल करेगा, पॉलिश करेगा, हर काम वही पर्सन करेगा, है ना, तो उस काम को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब वो क्या कहता कि जिसको हमने फर्नीचर वाले को दिया 100 लेक्चर स्टैंड हमने बोले, उसके पास 5 लोग थे काम करने के लिए, तो 2 ऑप्शन है उसके पास, क्या, या तो एक एक उसको वो 20-20 लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए दे दें, या फिर वो क्या कर सकता है, वो जो लेक्चर स्टैंड है बनाना है उसके पार्ट्स कर ले, कि जैसे अभी मैंने बताया, वो एक आदमी को दे कि लेग्स बनाओ तुम इसकी, दूसरा आदमी उसका टॉप बोर्ड बनाएगा, तीसरा आदमी उसकी सेंटर सपोर्ट बनाएगा, चौथा उसको असेंबल करेगा, पांचवा उसको पॉलिश करेगा। तो अब उससे क्या होगा, काम किससे जल्दी होगा, काम अच्छा भी होगा, जल्दी भी होगा, और रेट भी रिजनेबल सही आएगा, उसको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। किसमें, जब 5 लोगों को डिफरेंट काम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो जो कहते हैं, फ्योल कहते हैं कि इससे आप कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी, है ना, खर्चे नहीं होंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो देखिए हर कोई जो रूल है उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो गए कि काम की क्वालिटी अच्छी हो गई, उसमें अपव्यय नहीं हुआ, वेस्ट नहीं गया हमारा मटेरियल, है ना, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन कुछ नेगेटिव भी होता है, हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव भी होता है। क्या होगा कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक इंसान को बार बार एक ही काम दोगे, लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, एक्सेस लंबे टाइम तक आप दोगे, तो आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंसान उस काम को कर करके बोर हो चुका होगा। आपको 4 साल हम एक ही टॉपिक पढ़ाते रहे, आप पागल हो जाओगे ना, नहीं काम कर पाओगे। तो ऐसा ही उसके साथ होता है, वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से तो काम नहीं ढंग से करेगा, तो उसको विशिष्टीकरण के लाभ भी नहीं होंगे, उसकी कार्यकुशलता में भी कमी आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्लियर हो गया आप लोगों को। पहला क्या था, डिवीज़न ऑफ वर्क। अब सेकंड हमारा क्या आता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं और उत्तरदायित्व,
हमारे पास कोई राइट्स हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, तो वो कहते हैं वो साथ साथ चलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी काम को आप कहते हैं कि कोई तुम काम करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए, तो फिर वो काम आप ढंग से नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि क्या है, वो एक एग्ज़ाम्पल यहीं पे आपको बताता है। कहता जैसा कि कंपनी का अगर CEO है, वो कहता सेल बढ़ानी है, उसने अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुम सेल का टारगेट बढ़ाओ भाई, सेल डबल होनी चाहिए। 10,000 की सेल होती थी, अब 20,000 की सेल होनी चाहिए। अब बेचारा सेल वाला कहता है कि भी मेरे को अगर करना है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा चाहिए। कहता है वो तो हम नहीं देंगे, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे एडवर्टीज़मेंट, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। वो बोलता है कि मेरे को सेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि जो जगह जगह घूमेंगे, माल के बारे में बताएंगे। वो बोलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, उसकी अथॉरिटी भी आपके पास नहीं है। तो अब बताओ वो काम को पूरा करेगा? कैसे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा ना वो, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी दे दी या दी ही नहीं तो काम नहीं होगा। आप किसी से चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो, तो उसके साथ उससे संबंधित कुछ अधिकार भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और वो अधिकार वहीं तक होते हैं जहाँ तक आपने उसका उत्तरदायित्व दे रखा है। तो इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे कि आपका लक्ष्य प्राप्त अच्छे से हो जाएगा, वर्कर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो कहते हैं भी हाँ हमें मिले हुए हैं, तो वो अपने आप को प्राउड फील करके और अच्छे से काम करते हैं। लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, सारे लोग सही नहीं होते हैं, कुछ लोग राइट्स का गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। कई बार अगर कम दिए जाते हैं राइट्स तो उसमें भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, और इस तरीके से अगर उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्ड क्या चीज़ है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप काम करते हैं उसमें अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? देखिए, आपको स्कूल में हम बुलाते हैं, क्या चीज़ होती है अनुशासन? आप स्कूल यूनिफॉर्म में आएँ, आप टाइम से आएँ, आपकी असेंबली हो रही है, आप लाइन में खड़े रहें, आप अपने टीचर्स का आदर करें, है ना, और इधर उधर गंदगी ना करें, आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से आप करें। ये सब हमारे क्या हैं? डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे भी जो एक अब आप डिसिप्लिन सीखते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सफल बनाती हैं। आपको शुरू दिन से आदत पड़ जाती है कि अगर आप नहा धो के आते हैं तो आप साफ़ सफाई करना पसंद कर देते हैं, आप टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से जाते हैं, तो आप पंक्चुअल बन जाते हैं, है ना, तो उससे काम भी सही होता है। तो ऐसा ही फैक्ट्रीज़ में भी होता है। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे भी आपको टाइम से आना, टाइम से जाना है, और आपको जो भी है वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपको नहीं तोड़ने हैं। वहाँ पे आपने जो आपके कलीग्स हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना है। वहाँ पे भी आपको ये नहीं है कि किसी भी चीज़ की वेस्टेज करनी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी संस्था होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, लोगों की नज़र में उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। लोगों की जब काम सही टाइम पे करेंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी काम की बढ़ेगी तो मैनेजमेंट और लेबर में जो रिलेशंस हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आ जाता है इसका? नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है कि कई बार एक्सेस, अभी मैंने पहले भी बताया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन भी ख़राब करता है आपको, तो वहाँ पे आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है, उनकी कार्यकुशलता में भी कमी आ जाती है, अविश्वास का वातावरण बना दिया जाता है। जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये इंटरेस्टिंग है, इनको इंटरेस्ट कर करके चलिए। जो भी कोई आपको ये मैं बता रही हूँ, आपने कम से कम इनकी डेफिनेशन और कम से कम 2 पॉजिटिव इफ़ेक्ट, 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट, ये आपको ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है? अगला हमारा है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है? वो कहती है कि एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, नहीं तो वर्कर बेचारा क्या काम करेगा, किसका नहीं करेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। कैसे? अब आप स्टूडेंट हैं, आपको एक टाइम पे 3 टीचर बोलते हैं, हिंदी वाली मैम भी बोल देती है, इंग्लिश वाली मैम भी बोल देती है,
अकाउंट्स वाली मैम भी बोल देते कि अपना ये काम करके आओ और अब भी होना चाहिए। आप तो बड़ी मुश्किल में हो गए, क्योंकि आपके लिए तो सब टीचर बराबर है ना। आप किसका काम पहले करोगे, किसका नहीं करोगे, तो आप पजल हो जाओगे, तो आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसकी बजाय अगर एक टीचर आपको बोल ले तो आप वो काम अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसा ही हमारे बिज़नेस में भी होता है। वहाँ पे अगर एक आदमी एक को दे रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे उसने इसको डायग्राम की हेल्प से समझाया है कि यहाँ पे ये हमारा ऑफिसर है, इस ऑफिसर ने ही काम दिया है, एक को दे, दो को दे, तीन को दे। एक आदमी एक साथ कई लोगों को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन जो ऑर्डर लेने वाला है वो किससे मिल रहे हैं? सिर्फ एक से, है ना। अब देखिए यहाँ 2 ऑफिसर हैं, अब ये 3 लोग थे। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये जो M1 था इसने S1 को भी बोला और S2 को भी बोल दिया। M2 भी सेम टाइम पे क्या कर रहा है? S2 को भी बोल रहा है और S3 को भी बोल रहा है। अभी बेचारा किसका काम करे? M1 का करे या M2 का करे? गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा हो गया तो उनको भ्रम में पड़ जाएंगे कि किसका काम करना है, किसका काम नहीं करना है। तो आदेश अगर यूनिटी ऑफ कमांड है, एक टाइम में आपको एक ही पर्सन से मिल रहा है, तो भ्रम की स्थिति नहीं आती, उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। अब देखिए एक कॉमन सा पॉइंट हर एक में चला आ रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं तो वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। या आपको हर चीज़ में ध्यान रखना है। जब कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं ना, तो आपको उनको रट्टा नहीं मारना पड़ता, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती, आप खुद अच्छे से कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर वायलेटिंग इफ़ेक्ट इस चीज़ के क्या हैं कि कई बार अगर ऐसा नहीं होता, इसको आप वायलेट कर देते हो, तो भ्रम की स्थिति हो जाएगी और कार्यकुशलता में भी उसकी कमी हो जाएगी। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए वो यूनिटी ऑफ कमांड था, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार पेपर में डिफरेंस भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, हम पढ़ चुके हैं कि एक टाइम में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या है, आप ये कर सकते हैं कि जो भी वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, कि अगर एक सेम ऑब्जेक्टिव की कुछ एक्टिविटीज़ का ग्रुप है तो उनका जो एक ही आदमी चेयरपर्सन होना चाहिए और एक ही प्लानिंग होनी चाहिए। समझ में आया? वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, कि जो एक जैसे उद्देश्य हैं उनके लिए एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और उनको नियंत्रित करने वाला भी एक ही प्रबंधक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब जैसे वो कहता है ऑटोमोबाइल कंपनी है, 2 चीज़ें बनाती हैं, स्कूटर बनाती है, कार बनाती है। अब वहाँ पे क्या है, क्या एक ही हैंडल करेगा? नहीं, 2 हैंडल करेंगे, 2 डिपार्टमेंट बनेंगे, एक स्कूटर का बनेगा, एक कार का बनेगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मार्केट होगी, अपनी अपनी उनकी प्रॉब्लम्स होगी, अपने अपने उनके टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। और अगर एक ही जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोगों को देंगे, एक जैसे लोगों को देंगे, तो उसमें हमारा अच्छी बात हमारे लिए क्या चीज़ हो जाती है कि एक जैसे मिलने के कारण विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस रूल को मानते नहीं तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं मिलता और कार्यकुशलता में भी इसकी कमी आ जाती है। ठीक है, आपको पता चल गया अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। इसको हम इस डिफरेंस की हेल्प से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, जबकि निर्देश की एकता में क्या था कि जो एक जैसे ऑब्जेक्टिव हैं उन जैसे के लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना है कि एक साथ आपको डबल जगह से नहीं मिल रहा। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि एक्टिविटीज़ को
अनदेखा होने से रोकना है। एक जैसी एक्टिविटीज़ एक जैसी जगह हैं, एक उद्देश्य के लिए हैं, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वर्कर्स को पर्सनली प्रभावित करता है, जबकि निर्देश की एकता जो है वो पूरे संगठन को प्रभावित करता है। तो वैसे तो जो हेनरी फ्यूल हैं इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज सिर्फ 5 ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाकी की हम अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।